यह इस सीरीज़ का छठा पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और हाँ, एक कमेंट भी कर देना। मैं आपका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी, तो जल्दी से कर दो। हसन ने अपनी ननद के लिए 2 नरम स्प्रिंग मैट्रेस खरीदे। फिर उसने एक और मैट्रेस उठाया और अपनी ननद को देते हुए कहा, ये माँ को दे देना, क्योंकि आसान जानती थी उसकी सास को पीठ का दर्द रहता है। अगर वो इस पर सोएंगी तो उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये देखकर उसकी ननद थोड़ी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि जिस भाभी को वो हमेशा गलत समझती रही, वही आज उसकी माँ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रही थी। जाते जाते भी आसान ने उसे मुस्कुराकर कहा, अच्छे से रहना, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से संभालना। उधर ग्वान्स भी अपनी माँ से मिलने घर जा रहा था। जैसे ही वो पहुंचा, उसकी माँ ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। तुम्हें तो बस अपनी बीवी की ही चिंता रहती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा था। गॉन्स दिल से चाहता था कि वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसकी माँ को अपनी बेटी के बच्चों की देखभाल के लिए वहीं रहना पड़ रहा था। ऊपर से भले ही वो शिकायत कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे और बहू के दर्द का एहसास था। वो जानती थी माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन एक बच्चे को खोने का दर्द उससे भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब ग्वान्स ने यह सुना तो उसका दिल भर आया, क्योंकि सच ये था कि वो आज तक अपने बेटे को खोने के दर्द से उबर नहीं पाया था। कुछ समय बाद जब ग्वान्स वहां से चला गया तो उसकी छोटी बहन भी वापस आ गई। उसने वही मैट्रेस जो एहसान ने दिया था अपनी माँ को दे दिया। माँ ने जैसे ही वो मैट्रेस देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ जिस बहू के साथ उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, आज वही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है। उसी दिन अजान अपनी दादी से मिलने गई। आज उनकी दादी का जन्मदिन था, लेकिन अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इतना कि उन्हें किसी को पहचानने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन जैसे ही असान उनके सामने आई, दादी ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। दादी की आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने बस इतना पूछा, तू ठीक है ना? और जब उन्हें पता चला कि उनकी पोती खुश है तो वो सुकून से भर गई। एहसन ने कहा, दादी आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो। लेकिन दादी ने मना कर दिया। एहसन ने देखा उनके दांत लगभग गिर चुके थे। तब उसने वादा किया, जब बसंत आएगा मैं आपके लिए नए दांत बनवाऊंगी। अब तक आसन ने इसके लिए लगभग पैसे भी जोड़ लिए थे। वो ये सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बचपन में जब उसके अपने दांत गिर रहे थे तब उसकी दादी ने ही उसका ख्याल रखा था। उसे वो दिन याद आ गया जब वो दर्द से डर कर रो रही थी और दादी उसे प्यार से समझा रही थी। आज वक्त बदल चुका था। अब आसन की बारी थी। अपने प्यार और कर्ज को लौटाने की दादी बार बार आसन को समझा रही थी, डर मत, दांत निकालने में बिल्कुल दर्द नहीं होता। लेकिन आसन को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो डर के मारे पीछे हट रही थी। तभी गौनसिक ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने ही दांत में एक धागा बांधा और कहा, मैं पहले करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे। सच तो ये था कि गौनसिक खुद भी बहुत डरा हुआ था। उसका दांत अभी हिल भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सिर्फ आसन के लिए उसने हिम्मत दिखाई और दर्द सह लिया। देखकर आसन की दादी हंस पड़ी। उन्होंने मजाक में कहा, अरे ये बेवकूफ़ तुझे कहाँ मिल गया? लेकिन इससे पहले कि आसन कुछ बोल पाती, दादी ने झट से उसका दांत निकाल दिया। एक पल का दर्द और सब खत्म। आज जब आसान उस पल को याद करती है तो उसकी आंखें भर आती है। अब वो समझ चुकी थी कि उसे अपनी दादी का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब आसान घर लौटी तो उसके मामा ने पूछा, माँ हमारे साथ क्यों नहीं रहती? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आसान के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो मेरे लिए नकली दांत बनवाना चाहती है। इतना महंगा गद्दा भी लेकर आई है। ये सुनकर मामा बोले, माँ आपने ही तो उसे नाव खरीदने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी आप कहती हो कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दादी के दिल में बस एक ही बात थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी पोती के लिए कुछ भी खास नहीं किया। उस रात जब दादी अकेली थी, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं तुम दोनों से मिलने शांति से आ सकती हूँ। मैंने अच्छा किया ना? ये कहकर वो आसान के दिए हुए उस नरम गद्दे पर लेट गईं। गद्दा बहुत आरामदायक था, बहुत गर्म, बहुत सुकून देने वाला, और उसी सुकून में दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एहसन अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाई। वो अपनी दादी के दांत ठीक नहीं करवा सकी और दादी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो मौसम आसान की जिंदगी का सबसे दुखद पतझड़ ऑटम बन गया। एक एक करके उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे थे और ये सब देखकर आसन के दिल में एक डर बस गया, कहीं मैं सबको खो ना दूं। आसन के दिल में अब एक नया डर बस गया था। उसे डर था कहीं एक दिन उसका पति कौनसिक भी उसे अकेला छोड़कर ना चला जाए। इसलिए वो हमेशा यही दुआ करती थी, अगर जाना हो तो हम दोनों साथ जाएं, ताकि किसी एक को अकेले रहकर दर्द ना सहना पड़े। इसी बीच आज उनका बेटा योंग आर्मी से वापस घर लौटा। जैसे ही वो आया, उसकी माँ उससे गले लगाने के लिए दौड़ी, लेकिन योंग बस चुपचाप खड़ा रहा।
ग्वानसिक को लगा शायद उसका बेटा आर्मी के नियमों के अनुसार पहले सलाम करना चाहता है, तो उसने कहा सलाम करो, लेकिन योंग ने कुछ नहीं किया। वो बस दरवाजे के बाहर देखता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एसन को शक हुआ। तभी एक लड़की अंदर आई और सब कुछ बदल गया। वो लड़की थी यूमी टहन की बेटी, और सबसे बड़ा झटका ये था, वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही आसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लगभग बेहोश हो गई और ग्वानसिक गुस्से से अपने बेटे पर हाथ उठाना चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक गया। उधर गमयोंग अपने काम से थकी हुई बस में बैठकर घर लौट रही थी। उसी समय चंगप भी अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आया था। अचानक उसकी नज़र गुमयोंग पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया और बिना सोचे बस के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन गुमयोंग ने हेडफोन लगाए हुए थे। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और एक बार फिर चंगप उस लड़की को खो बैठा जिसे वो दिल से चाहता था। उसी दिन दोनों एक ही सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। बस कुछ सीटों का ही फासला था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। बाहर चंगप का बॉस गुस्से में था, क्योंकि उसने खास तौर पर उसके लिए सीट अरेंज की थी, ठीक गमयोंग के बगल में। लेकिन चंगप कहीं और जाकर बैठ गया। ये सुनते ही चंगप भागता हुआ बाहर निकला, फिर से उसे ढूंढने के लिए। एक बार फिर वो उसी बस के पीछे दौड़ा, लेकिन इस बार उसने उसे खोया नहीं। अगले स्टॉप पर बस रुकी और चंगप आखिरकार उसमें चढ़ गया। अंदर गमयोंग अपनी सीट पर सो चुकी थी और चंगप बस खामोशी से खड़ा होकर उसे देखता रहा, कुछ कहे बिना, सिर्फ उसे महसूस करता हुआ। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गमयोंग को जगाया। आखिरी स्टॉप आ गया है। बस में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। जैसे ही गमयोंग ने आंखें खोली, उसने सामने चंगप को देखा और उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। चंगप ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना स्कार्फ निकालकर उसे तकिए की तरह उसके सिर के नीचे रख दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे पीछे सिनेमा से ही दौड़ता हुआ आया हूँ। कभी कभी किस्मत बार बार 2 लोगों को मिलाती है, शायद इसलिए क्योंकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई होती। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अगर दौड़ते दौड़ते जान भी चली जाए तो भी मैं जुमयोंग को फिर से खोना नहीं चाहता। गमयोंग ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगी। उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खाना खाने गए। चंगप का नया लुक देखकर गमयोंग हैरान रह गई और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गए। वो ऑकवर्ड साइलेंस जिसमें दिल की बातें खुद समझ आ जाती है। गमयोंग ने पूछा, हम दोनों एक ही टाइम पर मूवी देखने क्यों गए थे? चंगप मुस्कुराया और सच बता दिया, मैं हर दिन सिनेमा जाता था, सिर्फ तुम्हें फिर से देखने की उम्मीद में। ये सुनकर गमयोंग के दिल में कुछ बदलने लगा। उस रात पता नहीं क्यों गमयोंग ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली। नशे में उससे गलती से एक ग्लास टूट गया। जैसे ही कांच के टुकड़े बिखरे, चंगप तुरंत झुक गया और अपने हाथों से सारे टुकड़े उठाने लगा। जब उसने गमयोंग के हाथ पर चोट देखी तो वो सच में घबरा गया। उसकी आंखों में वही चिंता थी जो एक अपने इंसान के लिए होती है। उसे देखकर गमयोंग को अपने पिता याद आ गए। वहीं पर कुछ देर बात करने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। अब वो एक दूसरे को ऐसे बुला रहे थे जैसे 2 प्यार करने वाले बुलाते हैं, मीठा, बहुत मीठा। चंगप ने हंसते हुए एक राज बताया, जब मैं तुम्हें किताबें देता था तब हर बार सोचता था काश एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ पाता, और आज गमयोंग ने खुद उसका वो सपना पूरा कर दिया। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये पहले जैसा मासूम क्रश नहीं था। ये था एक मैच्योर, सच्चा और गहरा प्यार। कुछ समय बाद गमयोंग उसे अपने पिता से मिलाने ले गई। समंदर के बीच नाव पर बैठे चंगप की हालत खराब थी। उसे सी सिकनेस हो रहा था और वो बार बार उल्टी कर रहा था। क्वांस हमेशा की तरह अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव था। वो हर उस लड़के को परखता था जो उसकी बेटी के करीब आता। चंगप पूरी कोशिश कर रहा था अपने होने वाले ससुर को इम्प्रेस करने की। जब उसने छोटे मछलियों को वापस पानी में छोड़ा तो उसने कहा, आप बहुत अच्छे फिशरमैन हो। ग्वांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ चारा है, बड़ी मछली पकड़ने के लिए। फिर उसने सीधा सवाल किया, ना ठीक से बोल पाते हो, ना नाव चला पाते हो, ना ठीक से पी भी सकते हो, तो मैं अपनी बेटी तुम्हें कैसे सौंप दूं? चुंगप ने ईमानदारी से जवाब दिया, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसका कोई मतलब नहीं। उसकी सच्चाई सीधे दिल तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद जब गमयोंग बाहर गई, चंगप उसके पीछे चला गया। ग्वांस ने फिर पूछा, अब क्यों पीछा कर रहे हो? चंगप बोला, बाहर अंधेरा है, खतरनाक हो सकता है और इसे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं अपना कोट देने आया। बाहर से भले ही ग्वांस सख्त था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस सच्चे और सीधे लड़के को पसंद कर चुका था। लेकिन चुंगप खुद से ही निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गमयोंग के पिता का दिल कैसे जीते। तभी गमयोंग बाहर आई। चुंगप ने तुरंत अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। गमयोंग मुस्कुराई और मजाक में बोली, मैं पहले से ही अपने पापा की हूँ, अगर उन्हें तुम पसंद नहीं आए तो हमारा रिश्ता खत्म। ये सुनकर चंगप के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक सच्चाई उसे पता नहीं थी। गमयोंग के पिता उसे पहले ही अपना दामाद मान चुके। गमयोंग के पिता
उसे पहले ही अपना दामाद मान चुके थे। नशे की हालत में चंगम अचानक अपने ससुर के सामने घुटनों पर बैठ गया और प्यार से बोला, पिताजी इतना ही नहीं। वो उनके लिए झींगे छील कर खिलाने की जिद करने लगा। ये देखकर आसान खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। उसे चंगप बहुत पसंद आ गया था क्योंकि वो जानती थी चंगप की माँ भी गम्योंग को दिल से पसंद करती है। आसन ने भी प्यार से चंगप की माँ के लिए कुछ शहद तैयार किया क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें एक तोहफा भेजा था। जब आसन घर लौटी तो उसने वो गिफ्ट खोला। अंदर थे खूबसूरत पके हुए परसिमन, फल और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, पिछले पतझड़ में मैं अपने माता पिता के घर गई थी। वहाँ से मैंने ये सबसे अच्छे फल चुने। पूरे मौसम मैंने इन्हें संभाल कर बनाया। हर दिन इन्हें देखते हुए मुझे तुम्हारी प्यारी बेटी गम्योंग याद आती रही। ये पढ़ते ही आसान की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ यही वो परिवार है जहाँ उसकी बेटी सच में खुश रहेगी। कुछ ही समय बाद गम्योंग और चंगप की शादी हो गई। हालांकि चंगप बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी गम्योंग के माता पिता के दिल में हल्की सी चिंता थी। उसी शादी में एक और शख्स मौजूद था, योंग बायोंग, गम्योंग का पहला प्यार। उसने एक वादा किया था कि वो उसे दुल्हन के रूप में देखेगा और वो आया भी। बस फर्स्ट कितना था, उसके पास खड़ा दूल्हा वो नहीं था। लेकिन फिर भी जब उसने गम्योंग को खुश देखा तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा सामने वाले की खुशी में ही खुश होता है। के दौरान गम्योंग बार बार अपने पिता से कह रही थी, पापा रोना मत, अगर आप रोए तो मैं भी टूट जाऊंगी। अपनी बेटी को घबराते हुए देखकर ग्वानसिक ने धीरे से कहा, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सब छोड़ देना और सीधा मेरे पास वापस आ जाना, ठीक है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो वादा था जो उसने बचपन से हर बार दोहराया था जब वो उसे खाना खिलाता था। अगर पसंद नहीं है मत खाओ, पहले स्कूल के दिन अगर अच्छा ना लगे वापस घर आ जाना, कॉलेज एग्ज़ाम के दिन अगर दर्द हो तो पेपर छोड़ देना, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। और आज शादी के दिन भी वो वही बात दोहरा रहा था। ये सब सोचकर गुमयोंग अपने आंसू रोक नहीं पाई। जब वो मंडप में पहुंची तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और ग्वानसिक वो भी खुद को रोक नहीं पाया। 30 साल का उसका एक तरफा प्यार आज किसी और के साथ चल रहा था। उसकी बेटी जो अब किसी और की हो रही थी। उस दिन ग्वानसिक सबसे ज़्यादा रोया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शादी के बाद अचानक कुछ गुंडे घर आ गए। उन्होंने योंग के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ ही समय में पुलिस ने उनयोंग को गिरफ्तार कर लिया। असल में उनयोंग और उसके दोस्त ने मिलकर एक पॉन शॉप खोली थी, लेकिन उसका दोस्त सारा सामान लेकर भाग गया और अब सारा इल्जाम उनयोंग पर आ गया। उन चुराए गए सामानों में एक बहुत कीमती चीनी मिट्टी का सामान भी था जिसकी कीमत थी 70 मिलियन वॉन। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। घर में हर कोई योंगोंग को दोष देने लगा, तूने ये क्या कर दिया। लेकिन इस बार अनयोंग चुप नहीं रहा। उसने पलट कर कहा, आप लोग मुझे ही क्यों दोष देते हो, आपने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, दर्द था और सालों की दबाई हुई तकलीफ थी। एक तरफ नई शादी की खुशी और दूसरी तरफ घर पर छाया संकट। जिंदगी कभी एक साथ सब कुछ दे देती है और कभी एक साथ सब कुछ छीन लेती है।